जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। जी दोस्तों, जो विभिन्न परीक्षाओं में यानी कि वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएससी, राज्य पीसीएस यानी कि बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, या एसएससी हो, या यूपीपीसीएस, या यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यानी कि जो वनडे एग्जाम है, कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट के आधार पर करंट अफेयर की चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम, यानी कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम से जो भी पॉइंट बन सकते हैं उनको एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो आज हमारा पहला पॉइंट है इसमें, वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनको अच्छे से देख लेते हैं और इनसे प्रश्न कोई बनता है तो हमारा एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में लगभग 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखना, अमृत भारत स्टेशन योजना ये भारत के रेलवे स्टेशनों को नवीकरण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। कितने कितने रेलवे स्टेशन है? इसमें लगभग 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन है। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत सभी श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म 760 से 800 मिमी का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है इसी में, सभी स्टेशनों पर मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के साथ ही आधुनिक प्रतीक्षालय, फर्नीचर, वाईफाई यानी कि 5G टावर, महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक प्रसाधन कक्ष आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, साथ ही रेलवे स्टेशन परिसरों को सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र उचित रूप से डिजाइन किए जाएंगे। साइनेज, बेहतर प्रकाशन व्यवस्था, अवांछित संरचनाओं को हटाने, समर्पित पैदल मार्ग, सड़कों को चौड़ीकरण आदि से बेहतर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट थे अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में। इन पॉइंटों को अच्छे से देख लेना। अगला पॉइंट है इसी में, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के संबंध में देखते हैं। तो पहला है, केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करना अनिवार्य बना दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए मई 2021 में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMS नामक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। तो याद रखना, कौन सा ऐप है? NMS नामक ऐप के माध्यम से शुरुआत की गई। अगला पॉइंट इसमें, 16 मई 2016 से 20 से या इससे अधिक श्रमिकों वाले सभी कार्यस्थलों के लिए इस ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए श्रमिकों की 2 टाइप स्टैम्प्ड और जियो टैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना होगा। अगला पॉइंट है, नवीनतम आदेश के तहत सरकार ने मनरेगा के सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि मनरेगा से जुड़े कई कर्मचारियों द्वारा ऐप को चलाने के लिए तकनीकी सहायता की कमी, स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता, इंटरनेट कनेक्शन का व्यय और अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। दोस्तों, अगला इसमें हमारा पॉइंट आया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में ये कथन दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है इसमें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भुगतान भारत में कैंपस स्थापना एवं संचालन के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। इसमें आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट दे रखा है इसमें, प्रस्तावित मसौदा वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 विदेशी विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित विदेशी शैक्षणिक संस्थान को भारत में परिसर
स्थापित करने के लिए यूजीसी में आवेदन करने की अनुमति देता है। इसमें स्वायत्तता के बारे में, इस पहल के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान में घरेलू और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड विकसित करने, अपनी फीस संरचना तय करने एवं भारतीय तथा विदेशी फैकल्टी व स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्तता के साथ धन की सीमा पार आवाजाही की भी अनुमति होगी। उन्हें भारतीय संस्थानों पर लगाई जाने वाली किसी भी शुल्क सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह शुल्क उचित और पारदर्शी होना चाहिए। हालांकि ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेजों को ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति नहीं होगी जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के खतरे में डालता है। इससे पूर्व वर्ष 2010 में सरकार द्वारा विदेशी शिक्षण संस्थान विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। अगला है केंद्रीय विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 में विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 13 लाख थी और आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय छात्रों के विदेश जाने के कारण विदेशी मुद्रा में 5 बिलियन का नुकसान हुआ है। दोस्तों अगला इसमें पॉइंट है आकांक्षी ब्लॉक योजना। आकांक्षी ब्लॉक योजना, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्रामिंग ABP का शुभारंभ किया है। तो याद रखना ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्रामिंग यानी कि ABP का शुभारंभ किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़ रहे ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है। यह कार्यक्रम के तहत शुरू में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 जिलों को शामिल करने का अनुमान है। इनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हैं, आधे से अधिक। हालांकि राज्य बाद में इस कार्यक्रम के तहत नए ब्लॉक जोड़ सकते हैं। यह पहल आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ADP से प्रेरित है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। याद रखना ADP ये 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत देश भर के 112 जिलों को शामिल किया गया। याद रखना 2018 में लागू की गई थी ADP, इसमें 112 जिलों को शामिल किया गया था। अगला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। 2018 में इसकी शुरुआत की गई। यह वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों की स्थिति में सुधार करना है जिनमें प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसमें आगे पॉइंट दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। यह कार्यक्रम निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित था। अभिसरण केंद्रीय और राज्य योजनाओं के बीच सहयोग, केंद्रीय राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों के बीच मासिक डेटा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। यह रैंकिंग 5 में व्यापक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेत में हुई प्रगति के पर आधारित है। भारत सरकार के स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक जिले की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर विकास कार्यों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र की प्रगति के लिए ADP का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण था। तो दोस्तों ये थे प्रशासनिक घटनाक्रम जो इस क्लास में हमने पूरे कर लिए थे। तो दोस्तों अगली क्लास में हम करेंगे आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित, जिसमें हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रहेगा, कृषि निर्यात के लिए ब्लॉकचेन रहेगी और मनरेगा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।